क्लास 9th में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल गुरु VNT में। और आज का टॉपिक हमारा है बोर का परमाणुिक मॉडल। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। रदरफोर्ड मॉडल हम लोग पढ़ लिए थे और रदरफोर्ड में क्या क्या कमियां थीं इसको भी हम लोग देख लिए थे। तो रदरफोर्ड में जो कमियां थीं उसको बोहर्स ने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत जो था उसके आधार पर इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। क्या कमियां थीं इसको हम लोग पीछे देख चुके हैं, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इतना तेजी से चक्कर लगाते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा बैलेंस हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होकर के उसके अंदर जाकर के नहीं टकराता है। ठीक है, उन्होंने इसको प्लेनेट से तुलना कर दिया था। लेकिन जब मैक्सवेल का इलेक्ट्रॉनिक जो सिद्धांत है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसका पाथ क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए और वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो बोहर्स ने इस चीज को कैसे समझाया? बोहर्स ने कहा इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है। ठीक है, उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे सर्कुलर पाथ क्या है, पॉसिबल हैं। ठीक है, नाभिक के चारों तरफ अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है कुछ ही जो निश्चित कक्षाएं हैं, ठीक है, उन्हीं केवल कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उन कक्षाओं को स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक है, इसको डिस्क्रीट यहाँ पे लिखा है ना, विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, विविक्त कक्षा कहते हैं, यानी इसको डिस्क्रीट सेल कहते हैं। ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारी कक्षाएं हैं लेकिन सब क्या है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। और इलेक्ट्रॉन केवल स्टेबल ऑर्बिट में ही क्या करता है, चक्कर लगा सकता है। और इन स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगाते समय एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, एनर्जी क्या करता है, बाहर नहीं निकालता है। एनर्जी का आदान प्रदान तभी करता है जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा न्यूक्लियस है, इसके बाहर बहुत सारी कक्षाएं हैं लेकिन सब क्या है, एक निश्चित ऊर्जा स्तर की कक्षाएं होती हैं। और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में, इनको अस्थायी कक्षाएं कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में जब चक्कर लगाता है तो एनर्जी बाहर नहीं निकालता है। ठीक है, एनर्जी बाहर तभी निकाल सकता है जब वह क्या करे, हायर एनर्जी लेवल से, यानी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करे। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, ठीक, और यहाँ से क्या करता है, अगर हम तीसरे कोष से वो पहले कोष में आता है, ठीक है, तो एच न्यू एनर्जी क्या कर देगा, वो बाहर कर देगा। ठीक है, या अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप करता है, यानी यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो जितना डिफरेंस होगा, ठीक है, एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, डेल्टा न्यू के बराबर होता है, एच इंटू डेल्टा न्यू होता है। यानी इन दोनों कक्षाओं के बीच जो ऊर्जा का अंतर है
मान लीजिए पहले कक्षा का एच न्यू वन है, ठीक, एच न्यू उसका भी होगा और एच न्यू टू ये होगा। तो यहाँ पे E2 माइनस E1 यानी डेल्टा ई निकालेंगे, ठीक है, E2 माइनस E1 तो क्या हो जाएगा, एच न्यू वन माइनस एच न्यू टू हो जाएगा और वही डेल्टा ई के रूप में क्या हो जाएगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, यानी हर एक कक्षा की अपनी क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। ठीक है, इसको आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाएंगे तो वो एक चैप्टर बना करके दिया है, ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो वहाँ पे आप इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी क्लास 9 तक इतना बहुत है, क्लास 9 तक इतना पर्याप्त है। नील बोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नील बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में, ठीक है, कोपेनहेगन में हुआ था और इनको फिजिक्स में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में इनको परमाणु की संरचना पर अपना योगदान देने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। बोहर्स ने काफ़ी काम किया था, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी आप और एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासेस है उसमें आप पढ़ेंगे पूरा कैलकुलेट करके, ठीक, हर एक एनर्जी, हर एक कक्षा की एनर्जी लेवल कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, खासकर फिजिक्स में इसको पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कक्षाओं को हम, ठीक है, KLMN, ठीक है, कैपिटल लेटर में KL, ठीक, MN आदि, ठीक है, KLMNO आदि लेटर से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ इसको इंटीजर्स के रूप में, संख्याओं के रूप में स्मॉल n इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड सो ऑन इत्यादि अंकों द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और प्रोटॉन हो गया। इसके बाद से 1932 में एक वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक ने यह देखा कि केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को अगर हम एस्टिमेट कर दें, ठीक है, तो कोई एक सिंगल एटम के मास के बराबर वो नहीं होता है, ठीक है, यानी उसमें कुछ न कुछ क्या है, मिसिंग है, कोई एक पार्टिकल क्या है उसमें मिस कर रहा है, ठीक है, और इसी मिसिंग पार्टिकल की खोज जेम्स चैडविक ने किया था और बाद में उसका नाम न्यूट्रॉन रखा। इसके बारे में हम बहुत डिटेल नहीं जा रहा है, ठीक है, इसको भी हमको आगे पढ़ना कि एक्सपेरिमेंटली कैसे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आप पढ़ेंगे क्लास 11th में जाएंगे तो कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, ठीक, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे के बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर कैनाल रे से, ठीक है, प्रोटॉनों को खोजा गया। सबसे स्मॉलर जो न्यूक्लियस था वो हाइड्रोजन का था। तो इस तरह से देखिए वहाँ पे फिर एक्सपेरिमेंटली हम मुलिकन से एक्सपेरिमेंट है, आयल ड्रॉप मेथड है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक है, ठीक है। अगर किसी को बहुत डिटेल जानना होगा तो क्लास 11 अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जा करके फिर इसको और ज़्यादा डीप भी जान सकता है। फिलहाल अभी हम क्लास 9 को कवर कर रहे हैं, तो इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया गया, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इस तरह से किसी एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, एक डिफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। यह मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, बोहर्स का है, क्योंकि बाद में
जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो ऑर्बिटल में चेंज हो गया। ठीक है, अभी तक इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना जा रहा था, बाद में आप जाएंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को वेव मान करके समझाया गया। ठीक है, अभी तक इतना हो गया। अब देखिए, दो वैज्ञानिक थे, बोहर्स और बरी। ठीक है, बोहर्स और बरी दोनों ने मिल करके एक काम किया। उन्होंने बहुत मतलब समझिए कि एक अलग सोच थी, एक बेहतरीन वर्क था। उन्होंने ये जानना चाहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो क्या वो मनमानी चक्कर लगाते हैं? ठीक है, ऐसे मनमानी चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा? स्ट्राइक कर सकते हैं, आपस में कोलिजन हो सकता है, उनका टकराव हो सकती है। और जब टकराव होगा तो क्या होगा? फिर आपस में जब टकराएंगे तो एटम का अस्तित्व कैसे रहेगा? ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने स्टडी किया और कुछ नियम दिए, जिसको हम बोरबरी स्कीम के नाम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? 2n² द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जहाँ n क्या है, पढ़े यानी क्या है? इंटीजर है। ठीक है, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि स्मॉल n क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझिए कि कोषों की संख्या है। अगर पहले कोष की बात कर रहे हैं तो n=1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट सेल n= क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2n² नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? 2 × n1²। n=1 अगर रखते हैं पहले कोष के लिए तो क्या आ जाएगा? 2 × 1² 1 हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकतम रख सकते हैं। अगर हम दूसरे कोष की बात करें, ठीक है, तो n= हम क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। अगर n= हम 2 ले लें तो क्या हो जाएगा? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2 × 2², यानी 2 × 2² 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। इस तरह से तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी नियम है इसमें। दूसरा नियम क्या कहता है? सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 8 हो सकती है। 8 से नहीं हो सकती है अधिक। 8 से अधिक तब होगा जब पीछे के सारे कोष क्या हों? भरे हुए हों। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते हैं। ठीक है, ये पहले ही बता दिए थे कि जब तक पूरा भरा नहीं होगा अंदर, तब तक 8 से अधिक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं।